वेपिंग चल रही है, पॉट चल रहे हैं, सब अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ टबैको ले रहे हैं। 8 मिलियन डेथ्स जो है स्मोकिंग की वजह से या टबैको यूज की वजह से होती हैं। तो सिगरेट नहीं पीता तू मर्द ही नहीं है, कई लोग कह देते हैं। ऐसा ही होता है बिल्कुल। पैकेट पे फेस बना होता है, एक्चुअल में भी और होता है। एक्चुअली इस तरह के पेशेंट्स बड़े हमारे पास आते हैं। ये फ्लेवर्ड वीड आई है, यूएस से आई है, पाकिस्तान में भी वीड लीगल की जा रही है। कुकीज होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, केक्स हैं, या उसके अंदर भी मिक्स करके ये अवेलेबल है। या लत सी लग गई हुई है सिगरेट की, तो वो इतनी मिकदार ले ले तो वो सेफ है। केमिकल्स तो ऐसे हैं कि जिससे आपकी कंसंट्रेशन शार्प हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सिगरेट, शीशा और वेप नहीं छोड़ना चाहते तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैंने डॉक्टर अदनान अमीर से पूछा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट शौकत हानम है और पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, कि जिंदगी कितनी कम हो जाती है सिगरेट पीने से, वेप का कितना नुकसान है, और इसके साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि वीड पीने वालों को क्या क्या ख्यालात और क्या क्या सोच आती है, और जिन लोगों को इसी वजह से कैंसर हो जाता है तो वो किस दर्द से गुजरते हैं, वेप, सिगरेट और शीशे को कैसे क्विट किया जा सकता है। और जब उन्होंने 13 साल के स्मोकिंग करने वाले बच्चे की कहानी मुझे सुनाई तो मैं दंग रह गया। और अगर आप भी स्मोकिंग और शीशा और वेप छोड़ना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्ल्ड नो टोबैको डे, और 31 जो है इसे डे को हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या है, दिन क्यों मनाया जाता है और इसमें क्यों इसको नाम डेडिकेट किया गया इसका। पहले तो ये बताइए, फिर आगे चलते हैं। जो WHO है उसने रिकग्नाइज़ किया है कि ये टोबैको जो है ना एक आपका आलमी मसला है, कि जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां, कैंसर के अलावा भी बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जो कि ये टोबैको स्मोकिंग जो होती है, तंबाकू नोशी की वजह से होती हैं। ठीक है। तो उसको रियलाइज़ किया गया कि एक ग्लोबल मसला है, और उसकी वजह से इस एक ख़ास दिन को चूज़ किया गया है ताकि जो लोग इससे का शिकार हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग की तरफ आ सकते हैं, उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि ये कितना एक सीरियस मसला है और इससे कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, और कितने हेल्थ के अलावा भी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो आपके ऊपर होता है उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। तो इसलिए एक दिन मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं, जिस तरह लोगों को भी पता है कि पिछले दिनों भी कुछ रूल्स बने थे कि 18 साल से जो छोटा होगा उसको सिगरेट नहीं दी जाएगी एंड ऑल दैट स्टफ, और पकड़ा जाएगा, और वो फिर वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे भी पी रहे हैं, बड़े भी पी रहे हैं, और सारे फैमिलीज़ भी इसमें मुलव्वस हैं और इन्वॉल्व नज़र आती हैं। एडिक्शन है, ये शुरू किस तरह से होती है और क्या क्या वेज होते हैं जिनकी वजह से आप मतलब अट्रैक्ट करते हो इसकी तरफ, ठीक है। और जिस तरह आपने बात की एडवर्टाइजिंग की, अब तो मूवीज़ में भी लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन वो एक स्टाइल और एक वो जो वो कहते हैं ना ऑरा बिल्ड किया जाता है कि जी वो बड़े स्टाइल से लगा रहा, क्योंकि अक्सर बंदे का देख के दिल करता है यार मैं सिगरेट लगा लूँ, जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। तो उसमें बताएं उस क्या क्या वजह आप समझते हैं है इसकी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस चीज़ से बड़ी मुतासर होती है कि जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं कि इसके साथ एक बड़ी एक स्टाइल को बड़ा दिया जाता है कि बड़ा इसको एक अच्छा समझा जाता है। यस। तो उस वजह से ये होता है कि लोग इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, और जब एक बार अट्रैक्ट होते हैं, जब वो पीना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही एक हाईली एडिक्टिव, इसके अंदर एक केमिकल होता है, निकोटीन जो होता है, ठीक है। उसकी वजह से ये होता है कि वो उस चीज़ को फिर बार बार जो है दोबारा स्मोक आपका दिल करता है दोबारा दिल करता है, उसको बिल्कुल, क्योंकि निकोटीन intake एक करो। बड़ी हाईली एडिक्टिव होती है। वो जब आप स्मोक करते हैं, किसी भी फॉर्म में लेंगे निकोटीन को, तो आपके ब्रेन सेंटर्स होते हैं, रिवॉर्ड सेंटर्स होते हैं, तो वो वहाँ पे जाके आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है कि इत्मीनान या सुकून होता है, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो आपको कहता है कि ये ऐसी एक्टिविटी है जिसको आपने बार बार रिपीट करना है, तो उसकी वजह से एडिक्शन हो जाती है और आप फिर दोबारा वही निकोटीन लेते हैं, वही स्मोक करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो निकोटीन इन इट सेल्फ एक हार्मफुल सब्सटेंस है, जिसके दिल पे, आपके बाकी आपके जिस्म के ऊपर उसके नुकसानात होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जब स्मोक करते हैं आप, तो उसके साथ और भी बहुत से इस तरह केमिकल्स होते हैं जिसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, ठीक है, जो कि कैंसर बना सकते हैं या कैंसर बनने में मदद दे सकते हैं। वो भी केमिकल्स आपके जिस्म में जाते हैं। ऑल राइट। तो वो एडिक्शन आपकी निकोटीन लेने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी जाती हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें ना कि आजकल डिफरेंट फॉर्म ऑफ हम देखते हैं टबैकोज आ गए हुए हैं, कोई फ्लेवर्ड आ गए हुए हैं, किसी वेपिंग चल रही है, पॉट चल रहे हैं, फिर मतलब इस तरह की जो नई फॉर्म ऑफ नस्वार कह लें वो भी चल रही है। जी। तो लोग डिफरेंट फॉर्म्स में ले रहे हैं, तो हर किसी का नुकसान उसका मतलब सेम है या वो कम ज़्यादा है? जिस तरह अब मैं अक्सर हम लोग जो यूथ है हम उसी में आते हैं, और हमारी जो आपकी देख लें 60% ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ यूथ बेस्ड। जी बिल्कुल। तो वो
सब अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ तंबाकू ले रहे हैं, जी। उनको किस तरह से आप समझाएंगे कि नहीं इसका नुकसान कम है या इसका नुकसान ज़्यादा है? थोड़ा सा उन लोगों के लिए बताइएगा। देखिए, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है जो कहते हैं कि जी सिगरेट स्मोकिंग जो है वो डेंजरस है, लेकिन बाकी जो फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है जैसे वेपिंग है, ई सिगरेट्स शीशा है। शीशा है, और बाकी आपने जो बताया ना कि नई फॉर्म्स भी आ गई हैं कि यस आपकी नस्वार हैं या बाकी जो हैं पाउचेस यूज़ करते हैं, जी। तो वो सारी जो हैं वो एक बड़ा ज़रूरी है कि बताया जाए कि वो भी सेफ़ नहीं है। उसके अंदर भी आपके जैसे आप ई सिगरेट्स को लेते हैं तो उसके अंदर निकोटीन के साथ साथ बाकी केमिकल्स भी होते हैं, फ्लेवरिंग भी होती है, और उसको जैसे सिगरेट में उसको जलाया जाता है, इसमें वो हीट करके जो है ना वो फ्यूम्स उसके स्मोक किए जाते हैं। ठीक है। तो वो ना सिर्फ आपके हेल्थ के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डालता है, बल्कि उसके साथ साथ आपके जो फेफड़े हैं उसके ऊपर भी एक हार्मफुल इफ़ेक्ट उसका हो सकता है कि वो स्कारिंग कॉज करता है, जो सांस की नालियाँ होती हैं उसकी बीमारियाँ कॉज करता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी रिसेंटली आपकी ज़्यादा मशहूर हुई है या ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी आई है, तो हमें इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी नहीं पता कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो तो अगले सालों में जाके फिर पता लगेगा। ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत से इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं कि उनके फेफड़ों के ऊपर निशान स्कारिंग बन जाती है वेपिंग की वजह से या सिगरेट्स जो है उसको ई स्मोक सिगरेट्स करने की की वजह वजह से। से। और दूसरा ये होता है कि ये एक एडिक्टिव भी है, निकोटीन उसी तरह ही सब्सटेंस जो एडिक्शन कॉज करता है। और होता क्या कि लोग पहले ये करेंगे और उसके बाद जब एडिक्ट हो जाते हैं तो और बहुत से लोग स्मोकिंग की तरफ भी चले जाते हैं। यस। तो ये एक आपका दरवाज़ा बन जाता है कि आप दोबारा यहाँ से फिर स्मोकिंग की तरफ जो है अच्छा, ना आपने कई चले लोगों जाते का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब कि वो सिगरेट छोड़ने के लिए वेपिंग शुरू कर रहे हैं। यूथ में भी ये मसाइल देखने को आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने सिगरेट छोड़े हैं और हमने वेप स्टार्ट कर दिए, एक फ्लेवर्ड है, उसका वो धुएं की वो स्मेल नहीं है, उसमें वो बैक्टीरियाज नहीं है जो सिगरेट में थे, और उसमें टार नहीं है ना, ऑल दैट स्टफ। वो बताएं कि वो छोड़ने के लिए वेपिंग की तरफ जाते हैं, तो वो क्या सही वे है या वो गलत है? वैसे कुछ इसमें है आपकी जो आपकी सपोर्ट करते हैं कि आप अगर आपने सिगरेट स्मोकिंग से जाना है तो इसको एज अ ब्रिजिंग के तौर पे यूज़ किया जाए। अच्छा। लेकिन इसका ये है कि अगर ये समझा जाए कि ये कम्प्लीटली सेफ़ है, सो ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसमें निकोटीन होती है जो कि हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस होती है। उसके अलावा इसमें बहुत से और भी केमिकल्स होते हैं, इसके अंदर फ्लेवरिंग होती है, बाकी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इवन निकोटीन जो है उसके भी आपके दिल के ऊपर, आपके शरीयानों के ऊपर, आपके ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ और भी बहुत सारे जो आपकी एंजाइटी और हेडेक्स और इस तरह की चीज़ें जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे उसके साथ भी आपके रिलेटेड होते हैं। सही। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ है या बिल्कुल वो है, लेकिन ये कुछ उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप ब्रिजिंग के तौर पे सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप मैंने बताया ना कि निकोटीन बड़ी एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। यस। और आपने कहा जिस तरह रिलैक्सेशन की बात की कि आप जब वो स्मोक करते हो तो आप रिलैक्स, यू फील रिलैक्स्ड। जी बिल्कुल। अच्छा, एक ख़ास मिकदार मतलब है कोई डॉक्टर साहब कि जिसमें वो बंदा जो एक एडिक्टेड है और उसको एक लत सी लग गई हुई है सिगरेट की, स्मोकिंग की, कि वो इतनी मिकदार ले ले तो वो सेफ़ है, ऐसा कुछ है या नहीं? ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि निकोटीन ये जो तंबाकू की कोई भी मिकदार सेफ़ नहीं है। चाहे आप 1 सिगरेट पी रहे हैं, 2 सिगरेट पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, उसके अंदर इतने सैकड़ों के हिसाब से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके कैंसर की वजह बनते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई सेफ़ मिकदार नहीं है। सिगरेट चाहे आप 1 भी ले रहे हैं, 2 भी ले रहे हैं दिन में, तो वो आपकी आपके इनटेक अगर 1-2 भी हैं हाँ, तो वो भी उतने ही नुकसानदेह उतना हैं। ही नुकसान पहुँचाएगी जितना आपको कि इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है। जिस तरह आपने कैंसर की बात की और आपने रिलैक्सेशन की बात की कि निकोटीन से आपको रिलैक्सेशन मिलती है, कई बीमारियां होती हैं हमारे जिस्म के अंदर होती हैं डॉक्टर साहब, जी। और उनको कोई बूस्ट मिल जाता है बाहर से, और वो रिक्रिएट रीइंफोर्स उनको मिल जाती है एक चीज़, और वो पैदा हो जाती हैं और फिर वो नमूदार हो जाती हैं, इस तरह कर लें। तो निकोटीन भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है इंटरनली, या ये हम बाहर से इनटेक करते हैं? ये बाहर से ही होता है, हमारी ठीक है। बॉडी में कोई इस तरह मौजूद नहीं होती। जी। लेकिन इसका ये होता है कि आपके जो दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। पहला इफेक्ट, आप अगर हम इसकी इफेक्ट्स की बात करें तो पहला इफेक्ट आपने कहा दिमाग पे होता है। दिमाग पे जाएगा ये सीधा, और वहाँ जाके आपके कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं, और वो केमिकल्स होते हैं जो आपको एक रिलैक्सेशन, एक सुकून की कैफियत जो है ना वो आपको देते हैं।
तो उसकी वजह से जो होता है कि आपको ये फीलिंग होती है कि ये एक ऐसा काम है कि जो आपको बार बार करना चाहिए या बार बार ये चीज़ लेनी चाहिए। दिमाग की तरफ से सिग्नल्स इस तरह के मिलते हैं कि आप वो करो वो दोबारा। आप करो कि ताकि आपको वही आपके रिवार्ड सेंटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हों और आपको वो फीलिंग जो है वो आपको है। और ये होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कुछ टाइम के लिए होगी और फिर आपको वही होगा जब आपके वो लेवल्स केमिकल्स के नीचे जाएंगे तो फिर आपको होगा कि मैंने दोबारा ये सब्सटेंस लेना है ताकि मुझे फिर वही वाली फीलिंग हो। मतलब जैसे एक एडिक्शन होती है आपकी, Yes. ये सेम वही है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, जो कि आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको बार बार इसको जो है ना फिर यूज़ करने का आपका दिल करेगा। सही हो गया। अच्छा, तमाम हम लोगों ने ये बातें तो कर ली, वेपिंग और जो नई फॉर्म ऑफ नस्वार है, स्मोकिंग है, निकोटीन है। एक इंसानी जिस्म में क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं स्मोकर की? मतलब स्मोकर के अंदर क्या क्या डिजीज़ पैदा हो सकती हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा, और कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है। स्मोकिंग जो है वो एक तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके फेफड़ों के ऊपर। ठीक जो है। सांस की नालियां हैं उसकी बीमारियां कॉज करती है, जिसको हम COPD कहते हैं। ठीक वो है। बड़ी एक ऐसी बीमारी है कि उसमें होता जिसमें क्या है डॉक्टर साहब? उसमें मरीजों को खांसी आती है जिसके साथ बलगम होता सिम्टम्स है उसके? और उसके साथ सांस खराब होती है। और वो ऐसा होता है कि जब भी वो चलेंगे, जब भी वो कोई काम करेंगे, उनकी सांस खराब होगी, उनको खांसी आएगी, बलगम होगा, बार बार इन्फेक्शन होने का डर होता है और उनकी सांस की नालियाँ जो हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, ऑल राइट। तंग हो जाती हैं। तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है। उसके अलावा ये आपके दिल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होती है या दिल का दौरा जिसकी वजह से बढ़ता है, तो ये वो वाली बीमारी भी कॉज करता है। उसके बाद फिर दिमाग के ऊपर आ जाए तो उनकी शरियानों में जो फॉलेज का अटैक होता है वो भी स्मोकिंग की वजह से होता है। फॉलिज भी कॉज बन सकता वो है? भी बिल्कुल उसकी वजह से बनता है। उसके अलावा फिर आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो मसला भी, वो भी स्मोकिंग की वजह से होता है। ये तो उसके जो है नॉन कैंसर यस, नॉन कैंसर। अभी हम अभी कैंसर पे नहीं अभी आए, कैंसर हम पे उस पे नहीं। आएंगे हम डॉक्टर साहब। इस पे थोड़ा सा लोगों को बताएं कि डरना चाहिए वैसे। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि लीडिंग कॉज टू ऑफ डेथ है कैंसर है। आपकी, मतलब आपकी लीडिंग कॉज ऑफ ओह। डेथ कैंसर के अलावा मैं बता रहा हूँ कि ओके। आपका दिल के दौरे पड़ना, फॉलेज होना, COPD होना, ये आपकी मेजर कॉज ऑफ डेथ हैं जो कि कैंसर के अलावा हैं। और कैंसर तो आप जिस्म के किसी भी ऑर्गन का देख लें तो उसका कैंसर जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। चाहे वो ठीक मुंह है। का कैंसर है, गले का कैंसर है, जो हमारी वॉइस बॉक्स होती है उसका कैंसर है, या फेफड़े का कैंसर है, खुराक की नाली, मैदे का, गुर्दे का, जिगर का। तो मतलब जिस्म में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं बचता कि जिसके अंदर ये कैंसर कॉज नहीं करता। बाकी उसके अलावा ये इनफर्टिलिटी में भी आपको वो करेगा। हम इस पे भी आएंगे ज़रा, हाँ। इसको हम अलग से एक टॉपिक डिस्कस जी। करेंगे। ठीक है, आगे। तो इस तरह मतलब देखा जाए तो हर किस्म के कैंसर जो हैं जिस्म के, वो इस स्मोकिंग से हो सकता है। तो मतलब इसमें कोई ऐसी फ़ायदे की चीज़ नहीं है आपको कोई भी बिल्कुल नहीं भी। नज़र आती। ठीक है। तो ये जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, वो मतलब मैं किसी को पॉइंट ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये आप लोगों के लिए नॉलेज के लिए एक हमने पॉडकास्ट रखा है कि इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। हम ये भी पूछेंगे डॉक्टर साहब से, और इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लेके जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, जिनसे आप इसको क्विट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं हम हर चीज़ ही पाकिस्तानी। तो आगे चलते हैं डॉक्टर साहब। जी। अच्छा, कैंसर्स की बात करें तो कौन कौन से कैंसर्स बन सकते हैं? लाइक स्मोकिंग की वजह से, वेपिंग की वजह से, नई फॉर्म ऑफ नस्वार की वजह से, शीशे की वजह से, जितने भी फॉर्म ऑफ टबैको है। हम लोग के जो शौकत खाना में हमारी Yes. कैंसर रजिस्ट्री है, पिछले 3 दहाइयों में जो हमने देखा है कि जो कॉमन कैंसर्स आते हैं उसमें से टॉप 10 जो हमारे कैंसर्स हैं उनमें ज़्यादातर कैंसर्स वही हैं जो कि आपके स्मोकिंग की वजह से होते हैं। ओके। तो ये ऐसे कैंसर्स हैं कि जो कि प्रिवेंटेबल हैं, मतलब हम इनको रोक सकते हैं। अगर स्मोकिंग को ख़त्म कर दिया जाए तो ये कैंसर्स की इंसिडेंस और अच्छा, इनका ये होना कम हो जाती जाएगा। है इसकी जी रेशो? बिल्कुल। तो इसका ज़ाहिर बात है डायरेक्ट इफेक्ट होगा अगर स्मोकिंग को कम किया जाए या स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए तो इन कैंसर्स की भी तादाद कम हो जाएगी। तो मतलब ऐसे कैंसर जो स्मोकिंग से रिलेटेड हैं वो अब भी हमारे टॉप में ही आते हैं। ऑल्दो कि हमारी जो मेल पॉपुलेशन है, जो मर्द हजरात हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हम ख़वातीन में भी देखते हैं कि ये कैंसर जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँव में अक्सर ये हुक्का स्मोकिंग Yes. और इस तरह की चीज़ें हैं। सेकेंडली अब जो आपकी पोल्यूशन है उसकी वजह से बहुत सी इस तरह के फेफड़े के कैंसर जो हैं वो भी हम जो है ना देख रहे हैं कि पोल्यूशन में इजाफे की वजह से वो भी कॉमन हो रहे हैं। ठीक है। और मतलब मेन जो आपके पास केसेस आते हैं वो अभी तक मतलब एक अरसे से आप काम कर रहे हैं इस पे, और इंटरनल मेडिसिन भी देख रहे हैं इसके अंदर आप। जी। तो कौन कौन कितनी % आपको एज ग्रुप्स के लोग मिलते हैं यूथ में से, और कितने आपको मिलते हैं ओल्ड
पर्सनस में से, या आप देख लें कि जो बूढ़े हजरात होते हैं, जो लोग हुक्का पीते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, कि परसेंट रेशियो कितनी है, लाइक वो 50-50 है, 60-40 है, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल है, लेकिन है। यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि यंग से यंग पॉपुलेशन में भी अब हम कैंसर के पेशेंट देखना शुरू हो गए। तो क्योंकि जितना जल्दी आप और वो स्मोकिंग से ही है। स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि जितना जल्दी स्मोकिंग स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उतनी जल्दी कैंसर जाना का रिस्क बढ़ेगा। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है, कि यंग पेशेंट्स में भी अब हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड हैं वो हमारे पास अब आ वेपिंग रहे हैं। से भी वेपिंग का तो ये कि जैसे मैंने बताया कि अभी न्यू है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं टाइम गुजरा नहीं है गुजरा। कि अभी हमें उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उसका हमें नहीं पता। लेकिन मैं जैसे बताया कि हमें अब केसेस उस तरह के आने शुरू हो गए हैं कि उनके फेफड़ों में सांस की बीमारियां, उनके फेफड़ों पे जो निशान पड़ जाते हैं, जिसे स्कारिंग कहते हैं, फाइब्रोसिस कहते हैं, उस तरह के पेशेंट्स वेपिंग की वजह से या ई सिगरेट्स की वजह से वो हमारे पास अब आ रहे हैं। तो मतलब ये कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो टाइम के साथ ही पता लगेंगे, लेकिन ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि किसी एज ग्रुप की या किसी बॉय की जिसको कैंसर हो गया हो और वो अब इस में मुब्तला होकर अब छोड़ना चाह रहा हो और कह रहा हो कि यार मेरे से गलती होगी? कोई रीसेंट स्टोरी है आपके पास? इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनसे आप उन्हें कम्युनिकेट भी करते होंगे, आप हाँ। उनको साइकोलॉजिकली भी समझाते होंगे चीज़ों को, जिस तरह एज अ साइकेट्रिस्ट भी, तो वो थोड़ा सा स्टोरी तो शेयर करें कोई। जैसे आपने पूछा कि इस तरह के पेशेंट्स जो हैं बड़े आते हैं, और हमने हाईलाइट किया कि बड़े इसके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वाकई में हमें लोगों को ये भी बताना है कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। क्योंकि इस तरह मैं आपको एक स्टोरी अपनी बताता हूँ कि पेशेंट जो हमारे पास आए इस तरह क्लिनिक में, एक बड़े यंग मेल पेशेंट थे, और उनका ये था कि घरेलू प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनकी फैमिली के इश्यूज थे थोड़े से, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते थे। ठीक है। तो उसके बाद उनके जो भी दोस्त वगैरह थे आसपास, उनमें से कोई ना कोई जो है वो स्मोकिंग करते थे, और उन्होंने उसको जो है ना ये ऑफ़र की कि इसमें आप जो टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन वो आप जो है ना ख़त्म हो जाएगा, आपके मसले का हल जो है वो इसमें आपको इसी सिगरेट में मिलेगा। तो उसने, हालांकि वो काफ़ी यंग टीन एजेस, अर्ली टीन क्या एजेस एज का होगी? पेशेंट 13-14 की एज के जो हैं वो बेचारे 13 थे। and 14 हाँ, की एज। हाँ, और उस पे उन्होंने जो है ना वो स्मोकिंग स्टार्ट की, और उसमें फिर जैसे मैंने बताया कि कितना आपका एडिक्टिव होता है, तो उन्होंने स्मोकिंग शुरू करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार बढ़ती गई। तो फिर वो बात जो है उनकी फैमिली को पता लगी कि ये स्मोकिंग कर रहे हैं, एडिक्शन हो गई है। और ख़ासतौर पे जो पेशेंट इस तरह के होते हैं जिनके मेंटल इश्यूज़ भी चल रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, उनके लिए इस एडिक्शन से जान छुड़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल और टफ हो जाता है। तो वो पेशेंट के जो फैमिली थे वो बड़े कंसर्न थे कि ये आगे जाके, ज़ाहिर बात है, जब स्मोकिंग करेंगे फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो ये एक स्टार्ट होता है। लाइक ये कहा जाता है हमारे माशरे में हाँ। भी, इट्स अ स्टार्ट ऑफ लाइक Exactly. नेगेटिविटी, और ये इसके बाद नशे करेगा, इसके Exactly. बाद ये कोई और चीज़ करेगा, और Exactly. ड्रग बढ़ती जाएगी और बढ़ता जाएगा। तो ठीक वो है। सबसे पहले तो वो उसको लेकर आए, तो हम लोग ने और किस सबसे एज में पहले आपके पास वो आए? वो 14 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, 14 years हाँ, of वो age, तकरीबन ठीक है। उसको 2-3 साल इसी तरह अच्छा, हुए थे 2-3 कि साल ही एक अरसा हुआ उन्हें कि वो सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पी रहे थे, और Alright. वो काफ़ी मिकदार उनकी बढ़ती जा रही थी, तो फैमिली उनकी काफ़ी कंसर्न थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो यही होता है कि पेशेंट की विल देखी जाए कि वो समझे कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट्स को इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं करेगा तो उसके लिए छोड़ना या उसके लिए उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। तो सबसे पहले तो उसको एक असेस करना कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ये कर रहा है, किस तो वजह से वो ये पी रहा है, ठीक है। तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो हमने फिर वो चीज़ जब रिकग्नाइज़ की, उसकी एक जो एक होती है डिप्रेशन होता है, या उसकी एक मेंटल जो स्ट्रगल से जो गुजर रहा था, उसको हमने रिकग्नाइज़ किया। तो फिर हमने उसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने जो है ना वो लाई, और हमने अपने साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट की, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो है ना इस रिसेप्टिव हुए कि मैं इस चीज़ को समझूं कि ये चीज़ जो है ना हमने छोड़नी है, गलत है। और फिर हमने उसके साथ उसको थोड़ी सी हमने हेल्प दी। जैसे मैंने बताया कि निकोटीन एक बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। तो हम लोग जब छुड़वाना चाहते हैं पेशेंट्स को, तो वो निकोटीन अचानक जब छोड़ दी जाए तो उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को तो चीज़ चाहिए, उसके तो उसकी आदत होती है, आदत है। वो जब नहीं मिल रहे केमिकल्स तो वो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सर दर्द होगा, इरिटेशन होगी, और चिड़चिड़ापन, और इस तरह के सारे जो हैं उनको साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उनको फिर हमने निकोटीन गम्स या निकोटीन इनहेलर्स होते हैं, जो कि सिगरेट्स के बाकी जो केमिकल्स हैं उसके अलावा सिर्फ निकोटीन जो होती है वो
हम देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो उसकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करके एक टारगेट सेट किया जाता है कि इतने कि दिन आपने में, इतने वीक्स के अंदर ठीक या है, इतने एक मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर जितना भी हमारा टारगेट है उसके अंदर हम लोग फिर जो है ना आपकी जो निकोटीन उसकी मिकदार को कम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि उसकी वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और फिर वो रोक देते हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसमें हमने सक्सेसफुली उस पेशेंट का हेल्प किया अच्छा, और ही स्टॉप्ड और वो अपनी स्मोकिंग की फ्यू मंथ्स के बाद उसने वो जो आदत थी वो उसकी ख़त्म हो गई। और तो छोड़ मतलब दिया। बहुत ज़रूरी है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि उसके पेरेंट्स कंसर्न थे, ऑब्वियसली उनकी तरफ से सपोर्ट आई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो थी साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया और हमारी तरफ से हमने उनको निकोटिन गम्स और उस तरह की चीज़ों से जो है ना हेल्प आउट किया। ठीक हो गया। वही जिस तरह आपने अभी जिक्र किया फैमिली सपोर्ट जी और आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, वही आपके साथ लगते हैं। देन जी। यू क्विट स्मोकिंग एंड ऑल दैट। जो भी आपके अंदर कोई भी गलत खराबी है वो स्मोकिंग ही नहीं सिर्फ, तो आपके साथ सपोर्ट होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कंसर्न्स जिस तरह फैमिली की होना ज़रूरी है। लेकिन आजकल डॉक्टर साहब हमारे माशरे में जिस तरह की तेज़ी आ चुकी है, हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास टाइम नहीं है, ऑब्वियसली किसी के वालिद साहब कहीं काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो अपने बिजी हैं, मतलब वालदा है अगर हाउस वाइफ है तो वो अपने मामलात में बिजी हैं, तो बच्चा आइसोलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आई थिंक सो ये प्रॉब्लम भी है कि वो स्मोकिंग की तरफ जाता है। कहा जाता है कि इससे अच्छा दोस्त नहीं है स्मोकर्स की जानिब से, ठीक ऐसा है, ही है बिल्कुल कि इससे अच्छा बेहतर कोई पार्टनर नहीं है जो आपके साथ अकेलेपन में आपका साथ देता है। हमें ये सुनने को मिलता है अक्सर, और ये वफादार है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये एक बहुत अच्छा वफादार है और ये एक ज़िंदगी है जो शुरू करते हैं, और इसी तरह जब बंदे का इख्तिताम होता है, उसका मतलब डेथ टाइम आता है, तो वो मिट्टी में दफन होता है, इसे भी पैरों के नीचे हम दफन कर देते हैं जब ये ख़त्म होता है। तो रिलेटेबल थिंग्स दिस ये हमें सुनने में मिलती हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपकी बिल्कुल ऐसी बात सही है कि एक चीज़ हमने उस तरह बनाई हुई है कि आपके डिप्रेशन में या पेशेंट जब एक मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, में एक बंदा आता है, वो उसको उसमें छोड़ के चला जाता है, वो मेल हो फीमेल हो, वो सिगरेट पे लग जाता है यार बस। और वही बात है जब वो स्टार्ट करते हैं तो मैं इसी के साथ जिंदा रहता हूँ और दे फील कि उनको एक रिलैक्सेशन फील होती है। Yes. उनको होती है कि आपके मसाइल जो हैं उनमें थोड़ी सी कमी वाक़या हो गई। तो वही होता है कि आपके जो ब्रेन के रिवार्ड सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और इंसान फिर यही होता है कि उसको ही समझता है कि यही आपके मसाइल का हल है। और फिर जैसे आपने बताया कि वो एक स्टेप होता है वहाँ पे स्मोकिंग, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें, जब आप एक ख़ास लेवल का आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती आप फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। वही बात है कि आपके जो माशरे में यंग जो आपकी हमारी पॉपुलेशन है वो बड़ा इफ़ेक्ट लेते हैं बाकी लोगों से देख के भी, जैसे आपका है कि मूवीज़ में या बाकी लोगों को देख के, हमारे एड्स में आप देखें किस तरह से उसे पोर्ट्रे किया जाता है कि भाई बहुत शशके से एक रॉबिन हुड आया और उसने ऐसे सिगरेट लगाया। कई दफ़ा अक्सर होता है कि रात को जिस तरह कई दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, मूवी के अंदर कोई सीन आया तो स्मोकर्स उठ के फ़ौरन से चले जाते हैं कि वो सिगरेट पिए हैं, वो देख के एक अट्रैक्शन बन जाती है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों की इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी सख्ती की जाए कि एडवर्टीजमेंट्स ना हो इस तरह की, या इस तरह की चीज़ें हमारे सोशल मीडिया में ना तो बंद क्यों नहीं किया जा सकता इसे? मतलब हम इसे रोक तो सकते हैं, मतलब कई ममालिक हैं जहाँ पर सिगरेट्स बैन है, एडल्ट्स को भी नहीं दिए जा रहे और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं दिए जा रहे, तो हम इसको बैन क्यों नहीं कर सकते? देखिए इसमें रेगुलेशंस तो बनाई जा सकती हैं, आप अवेयरनेस भी आवाम में दे सकते हैं। आप डब्बी पे लिख सकते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन ये खरीदें आप 600 रुपये में। इतनी महंगाई के दौर में आप देखें लोग जो पीने वाले हैं पी रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल में बैन कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल में बैन एक आधा मुल्क है जहाँ बैन है, मुझे भी नहीं इस तरह ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा बैन नहीं है ये ना, इस तरह कोई नहीं। लेकिन खैर मतलब उसमें यही है कि हम लोग रेगुलेशंस टाइट से टाइट इसमें की जा सकती हैं। जैसे आप देखते हैं इसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगते हैं। आप देखते हैं कि जो इनके स्मोकिंग की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर होता है कि ये एडवर्टीजमेंट्स अपनी फ्रीली नहीं कर सकते, ये अपने जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं, या उनके ऊपर होता है मतलब इस तरह के बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं या रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा सकती हैं। जैसे आपने देखा कि किसी ओपन पब्लिक स्पेस के ऊपर स्मोकिंग अलाउड नहीं होती, ताकि लोग ऐसा ना हो कि देखें उसे और उससे मुतासर होकर लोग अगले आगे स्मोकिंग करें। तो और दूसरा एक इफेक्ट होता है कि पैसिव स्मोकिंग जो होती है कि दूसरा बंदा पी रहा है, आप उसके स्मोक को एक्सपोज हो रहे हैं, सो दैट्स अ सीरियस हेल्थ इशू एज वेल। कि अगर घर की कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई बंदा पी रहा है या कहीं और पब्लिक स्पेस पे पी रहा है तो दूसरे लोग भी उस अफेक्ट होते हैं उससे। तो बिल्कुल कितने परसेंट उससे इफेक्ट होता है? लाइक अगर आपका पार्टनर ही है और वो सिगरेट नहीं पीता और आप पीते हैं
तो और आपके आगे बच्चे भी हैं, तो कितने % उन पे भी इफेक्ट आता है पैसिव स्मोकिंग के? जैसे हमारे तकरीबन 8 मिलियन डेथ्स जो है स्मोकिंग की वजह से या टबैको यूज़ की वजह से होती हैं, सालाना? डायरेक्ट स्मोकिंग की वजह से। ये सालाना एनुअली उसमें ओके, से 8 मिलियन 8 मिलियन हाँ पूरी दुनिया में? वर्ल्ड वाइड। ओके, और 1 मिलियन ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बेचारे डायरेक्ट स्मोकिंग को एक्सपोज नहीं होते, लेकिन वो पैसिव स्मोकिंग को कहीं ना कहीं एक्सपोजर उस की वजह एरिया से में रह रहे हाँ, होते हैं, उनकी बाउंड्रीज में कोई ना कोई इस हाँ। तरह का सीन होता है जो उन्हें पैसिव करनी पड़ रही होती है। पैसिव करनी पड़ती है। कुछ इस तरह के होते हैं कि जो घर में आपकी लकड़ियां जलाई जाती हैं, हाँ, या इस तरह की कोई बाकी जो यूज़ किए जाते हैं आपके जला के, जिससे स्मोक काफ़ी ज़्यादा ठीक होता है। है। और दूसरा मैंने बताया कि पॉल्यूशन भी एक मेन उसमें कॉज है। फैक्टर है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी ऐसा है कि अगर घर के अंदर की जाए तो वो भी जो है ना लोग उसको एक्सपोज होते हैं। तो ये भी एक बड़ी सीरियस कंसर्न है। इसलिए वैसे ये रेगुलेशंस होती हैं कि आप पब्लिक स्पेसेस में इस तरह खुलेआम जो है ना स्मोकिंग नहीं कर सकते। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज आजकल बात करें तो आप देख रहे हैं कि स्कूल्स में भी ये बड़ा सीन हो गया हुआ है, और आप देखें कॉलेज में भी बड़ा एक वो बन गया हुआ है कि जी एक स्टेटस सिंबल है कि यार तू सिगरेट नहीं पीता, फुए तू सिगरेट नहीं पीता, मतलब जो नहीं पीता उसे कह रहे हैं तू सिगरेट नहीं पीता, तू बंदा ही नहीं। तो ये वाली जो चीज़ है वो अर्ज करती है अगले को, तो इसका क्या हाल है उन लोगों के लिए जो जिनको ये डायलॉग सुनना पड़ता है? ऑब्वियसली यार बंदे की ईगो होती है, और जब उसे कोई कह रहे हो तू सिगरेट नहीं पीता, तू मर्द ही नहीं है, कई लोग कह देते हैं। ऐसा ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने वो peer pressures जो होते हैं पीयर प्रेशर है आपके इर्द young गिर्द age में, कि भाई तू तो मर्द ही नहीं है, वो फिर कहता है मैं मर्द हूँ। हाँ, उसमें यही तो बात वो है, देखें उसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब। आपका इजीली अवेलेबल सिगरेट है कि यंग को, मतलब हर एक बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन जो वेंडर्स हैं जो कि बेच रहे हैं उनको भी देखना चाहिए कि ये आप जो कम एज के लोग हैं उनको ये चीज़ बेची ना जाए, क्योंकि कानून के भी खिलाफ है कि आप यंग लोगों को जो सिगरेट जो है ना बेच रहे हैं। तो मतलब एक तो वहाँ से रोका जा सकता है, लेकिन बाकी भी लोगों को जो है ना इसमें समझना चाहिए कि इसके इम्पैक्ट्स लॉन्ग टर्म क्या होते हैं। मतलब ठीक है, थोड़ी उसमें तो आपने पी लिया या जो भी करके आपका एक सोसाइटी का हिस्सा बन गए, आपने सर्कल में बन गए, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो आपको आपके साथ फिर जुड़ जाती है, फिर आप जो है ना इसके साथ फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म जो है ना फिर इसके बॉन्ड बन जाता है, और फिर इसके इफेक्ट जो हैं वो आपको जो है ना भुगतने पड़ते हैं बाद में। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाई गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हर जगह पे ऐसे ही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कि आपके स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। उनकी इवन ओपन स्पेसेस के अंदर भी, उनकी प्रीमिसेस के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे हॉस्पिटल हैं, जो हमारा शौकत खानम हॉस्पिटल है, उसकी प्रीमिसेस में कहीं ओपन एयर में भी या अंदर भी कहीं पे भी स्मोकिंग मतलब अलाउड पार्किंग तक में भी? पार्किंग में भी नहीं। प्रीमिसेस जितने भी हैं उसकी प्रीमिसेस के अंदर हम लोग अलाउ नहीं करते कोई भी स्मोकिंग। वेरी नाइस। अच्छा, इनके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए जो स्कूल्स और कॉलेज में ये ड्रग्स आम हो गए हैं? तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या करने चाहिए उन बच्चों को, किस तरह से बचना चाहिए, पेरेंट्स को क्या चाहिए, वो किस तरह से मॉनिटर करें अपने बच्चों को? देखिए, जिम्मेदारी हर लेवल पे आती है Yes. कि इवन जो बंदा है जो यूज़ कर रहा है, जारी बात है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उसके पेरेंट्स पे भी है, जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी है, और फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी ये जिम्मेदारी आती है कि इन चीज़ों को जितनी ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। सारी बात है, कानून तो मौजूद हैं कि आप ड्रग्स हैं या स्मोकिंग है या बाकी चीज़ें हैं वो ईज़िली रेडीली अवेलेबल ना हो, लेकिन यह कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर है कि जी वो रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं होते, ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाती हैं, आप स्मोकिंग या सिगरेट चाहिए या बाकी चीज़ें चाहिए वो बड़ी रेडीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर लेवल पे ही आती है, और इंडिविजुअल के ऊपर भी आती है, जारी बात है कि वो इस चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसी कंपनी को अवॉइड करें कि जिसमें उनका स्मोकिंग हो रही हो। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक बड़ी एक और भी जिस तरह आपसे जिक्र किया मैंने कि कई लोग कहते हैं कि तू मर्द नहीं है, तू सिगरेट नहीं पीता, और आपके पीयर ग्रुप्स प्रेशर्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये आपका साथी है, वफादार है। इसी तरह कुछ क्रिएटिव लोग भी होते हैं, और वो क्रिएटिव लोग कहते हैं कि मैं इसे पी के जो लिखता हूँ ना वो कमाल ही हो जाता है, या मैं इसे पी के जो सोचता हूँ, जो मेरी थिंकिंग है वो बहुत एक्सपैंड कर जाती है, और वो एक नॉर्मली आप इंसान की करती ही नहीं है। तो इसमें कोई हकीकत है कि ये क्रिएटिव लोग या बस क्रिएटिव लोगों ने हमें बस पागल बनाया हुआ? देखिए, इसके जैसे मैंने बताया इसके अंदर केमिकल्स तो हैं इस तरह के, हम तो इसी अब कहते हैं ठीक है सर आप पी सकते हैं, आप ऑब्वियसली क्रिएटिव लोग हैं, हम तो यही बोल देते हैं। लेकिन बिल्कुल आप जैसे आप बता रहे हैं इसके अंदर केमिकल्स तो ऐसे हैं कि जिससे आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी शार्प हो जाती है। शार्प हो जाती है। निकोटीन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है। लेकिन वही बात है जैसे मैंने बताया कि आपका ये आर्टिस्ट लोग जितने भी हैं, मतलब वो कहते हैं उसमें ज़्यादा तादाद मिलती है हमें कि वो जी
पेंटर्स हो गए और भी जिस तरह हर किसी को स्पेसिफिक किसी पे भी ये नहीं कह रहा कि वो ज़्यादा पीते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो कहते इस तरह से हैं कि ये जो है इससे हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, हम लिख बड़ा अच्छा लेते हैं, हम गा बड़ा अच्छा लेते हैं, हम शायरी बड़ी अच्छी लिख लेते हैं। बिल्कुल, देखें हर एक जो भी है ये भी एक ड्रग है। और आपने कहा ये फोकस इससे होता है आपका शुरू में जब आप ये इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म कुछ देर के लिए एक फोकस, एक माइंड आपका थोड़ा सा शार्प हो जाता है। ओके। लेकिन ज़ाहिर बात है स्मोकिंग के साथ बाकी जो आप सैकड़ों के हिसाब से केमिकल्स अपने जिस्म में डाल रहे हैं, उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इससे कि आप देखें कि आपका कुछ मिनट के लिए एक फ़ोकस बढ़ जाए आपका, तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है कि हम लोग स्मोकिंग को करें सिर्फ इसलिए कि आपका कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपकी स्मोकिंग या आप की वजह से थोड़ा सा फोकस बढ़ गया। तो मतलब जैसे ये कि ये भी एक ड्रग है, जैसे ड्रग्स के होते हैं, जैसे हम मुख्तलिफ ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनके इफेक्ट तो होते हैं, मतलब वो आपके कहीं ना कहीं जिस्म में तो इफेक्ट करेगी। उसी तरह निकोटीन का भी आपके दिमाग पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, आपकी थोड़ी सी कुछ देर के लिए होती है। दूसरा रिवार्ड सेंटर्स आपके होते हैं, जैसे आपने बात की ना कि लोग बात करते हैं कि जी आप फिर बहुत बेहतर तौर पर परफॉर्म करते हैं, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक दिमाग को मिलता तो है, इसीलिए तो ये एडिक्शन है। कि आपको एक फीडबैक मिल रहा है, जैसे और आपको इंटरनली अपने दिमाग से ही मिल रहा है, अपने दिमाग से मिल रहा है, और आपका दिमाग आपको कहता है कि ये एक्टिविटी अच्छी है और आप इस एक्टिविटी को रिपीट करें, तो फिर आप उसके लिए कोई ना कोई जवाब बनाते हैं। फिर आप कहेंगे कि ये ऐसा है कि मुझे मेरे परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है, मेरी वर्क परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा है, तो आप कोई ना कोई इसमें फिर जवाब इंसान पे ढूंढ लेता है। बिल्कुल। आप किसी स्मोकर से अगर बहस करें तो डॉक्टर साहब वो मानता नहीं है कि नहीं ये उतना नुकसान देनी है, और भी तो इतनी चीज़ें तुम लोग करते हो, वो आगे से कोई ना कोई इस तरह की बातें करता है। उनका कोई हल है डॉक्टर साहब? उनका हल तो यही है कि हम जो पेशेंट्स देख रहे हैं ना, जो हमारे पास हैं, वो जाहिर बात है सारी आवाम नहीं देखती। मतलब जो कैंसर के पेशेंट हमारे पास आता है, यंग पेशेंट जब आता है, और उनके चेहरे पे वो जो अफसोस होता है कि उन्होंने जो इतने साल स्मोकिंग की, क्योंकि देखें उस वक्त तो कोई इफेक्ट नहीं होते ना, तो लोग उसकी जो होता है ना कि एंड रिजल्ट से बिल्कुल अपने आप को आगाह नहीं होते, डिस्टेंट कर लेते हैं। अगर आपको पता भी है किसी बंदे को कि ये कैंसर कॉज करेगा, उस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो उस वक्त कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो जब आहिस्ता 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 10 साल गुजर गए, 15 साल स्मोकिंग कर ली, और उसके बाद जब वो कैंसर के साथ पेशेंट आता है ना, तो उनके अंदर जो एक गिल्ट हम लोग देखते हैं, या एक उनके चेहरे के ऊपर वो एक होती है, अफसोस होता है कि काश के वो जो है ना स्मोकिंग ना की होती, लेकिन इट्स टू लेट, कि उस वक्त फिर उनके लिए जो है ना वापस जाना या टाइम को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग जब वो देखते हैं ना पेशेंट्स इस तरह के, जो कि हम लोग ऑन अ डेली बेसिस देख रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है अगर माउथ कैंसर हो जाता है किसी पेशेंट को, तो उसमें वो फिर किस तरह से वो खाता है, किस तरह से पीता है, वो क्या ट्रीटमेंट्स हैं उसके, थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि लोगों को ये हो कि बस इसको छोड़ना है अब। हाँ, बहुत पेनफुल एक प्रोसेस है, जारी बात है। जैसे आपने बताया कि माउथ कैंसर जब होता है, तो वो जब खाना वगैरह भी प्रॉपरली नहीं खा सकते, बोल नहीं सकते, दर्द और पेन जो है वो उनकी एक प्रॉब्लम होती है। तो मतलब बड़ा एक उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की, वो बड़ी ख़राब हो जाती है उससे। तो मतलब उसको किस तरह से फूड दिया जाता है? वो फिर यही होता है, कुछ पेशेंट जो नहीं खा सकते बिल्कुल, उनकी पेट में नाली लगाई जाती है ताकि खुराक डायरेक्ट उनके मैदे में डाली जा सके। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनकी नाक के ज़रिए जो है ना नाली पास की जाती है ताकि उससे ज़रिए उनको खुराक दी जा सके। तो बड़ा एक होता है पेनफुल ट्रीटमेंट है पेशेंट्स के लिए, बहुत ही एक जो होती है जिसे कहते हैं ना कॉस्मेटिकली बड़ी एक होता है कि उनके चेहरे जो है खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाती है, एक अजीब उनका जो होता है शेप जो होती है मुंह की वो हो जाती है। तो मतलब हर तरह से वो बड़े अक्सर हम पैकेट पे देखते हैं डॉक्टर साहब, फेस बना होता है, लाइक उसी तरह एक्चुअल में और भी होता है? एक्चुअली इस तरह के पेशेंट्स बड़े हमारे पास आते हैं जो हम देखते हैं वाकई में कि उनकी इस तरह की लाइफ और वो होती है, पाँव बना होता है लाइक, और हाथ इस तरह से बने होते हैं, तो वो एक्चुअल में पेशेंट्स के एक्चुअल में होते हैं। पेशेंट्स इस तरह के होते हैं। और वही बात मैं बता रहा हूँ कि लोगों को उस वक्त तो एहसास नहीं होता, क्योंकि फ़ौरन तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। आप स्मोकिंग करते रहेंगे और विद टाइम आपके अंदर वो जहर जो है वो जाता रहेगा, और आपके वो इफेक्ट्स जो है ना विद टाइम आपको जो है ना वो नजर आएंगे। और वाकई में इस तरह के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने ये बताया कैंसर इश्यूज, और आपने दूसरी भी बीमारियों का जिक्र किया स्मोकिंग की वजह से, निकोटीन की वजह से, और टबाकोस फॉर्म जिस तरह भी लेते हैं लोग, इनटेक करते हैं, इनफर्टिलिटी आजकल बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी का, और मतलब पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ बाहर का भी जी। इसकी कोई वजह बनती है निकोटीन और ये स्मोकिंग? बिल्कुल, ये जो टोबैको स्मोकिंग है ये बड़ी लीडिंग कॉज है आपकी इनफर्टिलिटी की भी, जो कि हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये मेल में भी और फीमेल में भी दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी के जो है ना रेट्स जो हैं वो हाई होते हैं उनमें जो कि स्मोकिंग करते हैं। तो ना सिर्फ ये आपकी बाकी बीमारियां कॉज कर रहे हैं, बल्कि ये आपकी इस तरह के जो मसाइल हैं वो भी स्मोकिंग की वजह से होते हैं।
तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये उसके सिर्फ आपकी उस हेल्थ पे भी नहीं है, बल्कि आगे भी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है, और ये वाले प्रॉब्लम्स हैं ये भी आपको कोई ऐसा होते हैं। केस आया आपके पास? हमारे पास बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं जो कि पेशेंट्स हैं जो कि क्रॉनिक स्मोकर हैं और उनको इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। हम लोग डायरेक्टली तो एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं नहीं डील करता, लेकिन उस तरह के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जिनको हम लोग सांस की बीमारियों के लिए देख रहे हैं, और उनके इस तरह के प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं। और उनके बच्चे नहीं होते कुछ इस तरह बच्चे का? नहीं हो रहे होते उनके, या उनके जो है मिसकैरेजेस हो रहे हैं फीमेल्स में, या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस तरह के देखते हैं कि जो कि स्मोकर्स में होते हैं। और इस तरह के भी हैं जो कि फीमेल्स हैं जो कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनके भी जो प्रेगनेंसी है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, उनकी जो हेल्थ होती है बच्चे की उसको भी स्मोकिंग जो है वो इफ़ेक्ट करती है। उनको भी इफेक्ट जी, करती है। बिल्कुल। और बच्चों में क्या क्या मसाइल देखने को मिलते हैं जो उनके बच्चे होते हैं आगे? कई उनके डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट जो है वो स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। बाकी लो बर्थ वेट के बच्चे जो कि अपने वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या उनका जो वेट होता है वो उतना नहीं होता, तो उस तरह के बच्चे जो होते हैं वो भी हमें जो है ना प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वर्ल्ड नो टबैको डे की थीम क्या होती है? इसमें करना क्या होता है मेनली? अच्छा, हर साल इसमें जो WHO की तरफ से होती है एक थीम जो है ना वो ये लोग बनाते हैं ताकि उस ख़ास चीज़ के ऊपर फिर फोकस किया जाए उस डे के ऊपर। इस साल की जो थीम है वो ये है कि प्रोटेक्टिंग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्रियल इंटरफेरेंस। तो इन्होंने ये चीज़ बड़ी हाईलाइट की है कि जो यंग हमारी पॉपुलेशन है उसको कैसे टोबैको की इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर टोबैको यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रही हैं, और उसको कम करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे बड़ी इसकी पॉलिसीज़ होती हैं कि आपकी ऐसी रेगुलेशंस बनाई जाएं कि इसके इश्तहारात जो हैं वो आपके सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी जगह पे आपको कहीं नज़र ना आए। ठीक है। इसकी जो पैकेजिंग है, जैसे आपने बताया कि अभी उसके ऊपर ऐसी तस्वीरें Yes. लगाई जाती हैं कि लोगों को पता लगे कि एंड क्या- रिज़ल्ट क्या है, क्या है? तो वो चीज़ वो देख सकें। बाकी हैवी टैक्सेस होते हैं कि इस पे टैक्सेस लगाए जाते हैं अच्छा, इसकी। मैसिव इंक्रीज इन द लाइक पैकेट ऑफ सिगरेट्स। सिगरेट। अभी 18% मुझे रिसर्च मैंने एक जगह पे पढ़ी है, मैं क्लेम भी कर दूंगा, मेगा हाँ। पेज है उनका इंस्टा पे। तो उन्होंने कहा 18% जो है लोगों ने क्विट कर दी है। जी बिल्कुल। इज इट ट्रू? इसमें कमी बिल्कुल, आई ये होगी? एक बहुत ही अच्छा मैयर है कि इसकी ऊपर टैक्सेस इतने लगाए जाते हैं कि ये एक आम बंदा जो सोच रहा हो कि मैं शुरू करूं वो भी शुरू नहीं करते, और जो सोच कर रहे होते हैं स्मोकिंग वो भी इसको फिर क्योंकि एक बड़ा सीरियस फाइनेंशियल इम्पैक्ट बढ़ता है एक बंदे ठीक के है, ऊपर। फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट से बात कर लेते हैं। जी। इकोनॉमिकली हम लोगों ने एक चीज़ पॉइंट मिस कर लिया जी। कि अगर एक बंदा डेली का एक सिगरेट का हाँ। पैकेट पी रहा है, और वो सिगरेट का पैकेट वो जितने का भी है वो कोई भी हाँ। पी रहा है, आप डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हाँ। मतलब 100 तरह के ब्रांड्स हैं, वो इकोनॉमिकली किस तरह से इम्पैक्ट करता है उसकी ज़िंदगी में? देखें, एक तो अब डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कि उसकी पैसा आप उस सिगरेट के ऊपर लगा रहे हैं, और वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है और वो आपकी आदत है कि आप रोज़ाना के हिसाब से वो पैसा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ये होगा कि अगर उस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कल को उसको कोई बीमारी हो जाती है, फ़र्ज़ करें कोई दिल का अर्जा हो जाता है, कोई सांस की बीमारी हो जाती है, तो वो भी एक फाइनेंशियल उसके ऊपर बर्डन है। वो बंदा आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर वो बीमार रहेगा तो वो भी आपके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। दूसरा क्या होता है कि आपके हेल्थ के ऊपर बर्डन पड़ रहा है कि वो बंदा अगर हॉस्पिटल जा रहा है और वो टाइम जो कि डॉक्टर्स या मेडिकल फैसिलिटी किसी और बीमारी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। यस। वो क्या होगा कि उस बंदे के ऊपर जो कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ उसको हो जाती है, दिल की बीमारी हो जाती है, फॉलेज हो जाता है, या सांस की बीमारी है स्मोकिंग की वजह से, तो वो रिसोर्सेज वहाँ यूज़ होंगे। तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तो मतलब स्मोकिंग की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी इकोनॉमी पे एक इंडिविजुअल लेवल पे भी और एक जनरलाइज लेवल पे भी आपकी इम्पैक्ट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, आजकल वीड का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी वो वीड भी एक जो है ना एलीट क्लास में वो वायरल हुई हुई है कि जी वीड पीते हैं, और ये फ्लेवर्ड वीड है, ये यूएस से आई है मेरे पास, और ये बर्लिन से आई है, ये यानी कहाँ कहाँ से आ जाती है ये वीड। तो डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है, और कई कई ममालिक में इलीगल भी है, जी। तो क्या ये पिछले दिनों कुछ या पिछले महीने पहले कुछ यहाँ पे भी खबर सुनने को मिली थी कि पाकिस्तान में भी वीड लीगल की जा रही है? देखिए, वही आपने बड़े अच्छा टॉपिक किया, क्योंकि ये बड़ी यूथ के अंदर बड़ी कॉमन चीज़ है जो स्मोकिंग कर रहे हैं। उसमें ये भी होता है कि आप वीड को भी बीच में इस्तेमाल कर लें, उसको भी स्मोक कर लें, और वो भी बड़ा एक होता है कि आपके ऊपर पेयर प्रेशर होता है कि लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये इतनी हार्मफुल चीज़ समझी नहीं जाती। लेकिन इसके अंदर भी ऐसा ही है कि इसके अंदर बड़े केमिकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती और हैं। कहते हैं वो लोग जो वीड करते हैं वो कहते हैं हमें इल्यूजन्स आते हैं, हमें ड्रैगन्स नज़र आते हैं, हमें उसके अंदर कलर्स नज़र आते हैं, रेनबो नज़र आते हैं। तो
वो क्या स्टोरी है, इसमें हकीकत है? तो ड्रग है ये एक, जैसे आपके बाकी ड्रग्स हैं उसी तरह ये भी एक ड्रग है और इसमें भी एडिक्शन है। तो ऑब्वियसली ये इसके इफ़ेक्ट्स तो हैं कि आपको यूफोरिया फील होता है, आपको ये बाकी चीज़ें जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एक आपको सुकून की कैफियत है या जो बाकी चीज़ें हैं वो सारे इफ़ेक्ट्स तो इसके साथ होते हैं। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं, और जैसे आपने बताया ना कि बड़ा आप लीगल और हाँ इलीगल, हाँ हाँ। ये वाला ही बड़ी बहस चलती है कि उसके ऊपर भी कुछ इस तरह की ये कहते हैं नेचुरल हर्ब है। नेचुरल हर्ब है, कुछ लोग जो इसका देते हैं, जवाज़ देते हैं कि ये बड़ी आपको हेल्पफुल होती है, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो कि सफरिंग और पेन से गुजर रहे हैं, उसके अंदर इस तरह की जो वीड या उस तरह के केमिकल्स होते हैं, वो कुछ जगहों पे दुनिया में स्टेट्स इस तरह की हैं जहाँ पे इसको अलाउ किया गया है कि ये यूज़ करें लोग उसके लिए। लेकिन उसके ऊपर रिलीफ फॉर ऑफ पेन, सफरिंग के लिए, पेन के लिए लोग यूज़ करते हैं अपने और कोई इस तरह की जो डिस्कम्फर्ट है उसको करने के लिए, कम करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। जो भी आपकी इस तरह की ड्रग्स को आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आपको कॉज करेगी। लेकिन और उसके वो क्या ऊपर क्या हो सकते हैं? बंदा नेगेटिव हो जाता है? नेगेटिव होगा, डिप्रेशन होगा आपका, और इस तरह के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके, मैनिक डिप्रेशंस हैं और बाकी जो लॉन्ग टर्म आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो भी इसके साथ जो है ना रिलेटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल भी मैं तो इसको रेकमेंड नहीं करूँगा कि चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। कुछ होते हैं कि चलें स्मोक नहीं करें तो आप उसको इंजेस्ट खा लें या कोई इस तरह की चीज़ पी लें पानी में डाल के, किस और में अच्छा, डाल ये के, इस तरह किस के फॉर्म में ली जा सकती है? लाइक डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। आप इसको किसी खाने की चीज़ के अंदर मिक्स करके भी लोग लेते हैं इसको। मतलब खाना जो प्रॉपर हम लोग खाना खाते हैं, कुकीज़ होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, केक्स हैं, या उसके अंदर भी मिक्स करके ये अवेलेबल है, या किसी पानी की चीज़ में भी ये अवेलेबल होती है। तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ऑयल्स जैसे आपने देखा कि इसके ऑयल्स भी होते हैं। तो इसको डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ना ये यूज़ किया जाता है। लेकिन वही है कि इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यही होते हैं कि आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। दूसरा एडिक्शन है। अच्छा, इसकी और भी एडिक्शन इसकी उसी भी तरह है addiction जिस तरह सिगरेट की है? बिल्कुल ऐसा ही है कि इसकी भी एडिक्शन होती है। लेकिन निकोटीन एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है। ये भी एडिक्टिव है, लेकिन ये कम है? लेकिन निकोटीन उससे भी ज़्यादा है। निकोटीन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है, हम शायद वो रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन निकोटीन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। इसी वजह से जो आपकी दुनिया की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि निकोटीन बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिक्टिव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ी डिटेल डिस्कशन की ऑन टोबैको डे, और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली भी और आपके ऊपर फिजिकली भी, और किस किस कैंसर में बंदा मुब्तला हो सकता है। सब बातें आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बता दी। और स्मोकर्स और बिगनर्स जो भी हैं उन लोगों के लिए भी ये पॉडकास्ट जो है ये उनके लिए नॉलेज से भरा हुआ है, और एक कमाल किस्म का पॉडकास्ट है। अगर आप सुनेंगे तो शायद आप स्मोकिंग करें ना, और अगर कर रहे हैं तो शायद छोड़ दें। लेकिन ये शौकत खानम को किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है, लाइक, और इनको अगर किसी ने देखना हो कि शौकत खानम असल में है क्या और किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो भी बताइएगा। शौकत खानम जैसे कि सारा पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि एक कैंसर का वाहिद हॉस्पिटल है जो कि स्पेसिफिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करता है। हमारा ट्रीटमेंट के अलावा भी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा है कि हम लोग कैंसर की प्रिवेंशन के ऊपर भी और उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए भी हम लोग जो है ना आवाज़ उठाते हैं। उसका मकसद यही होता है कि जितना जल्दी कैंसर को तशख़ीस किया जाएगा उसका इलाज उतना आसान होता है, मुकम्मल इलाज किया जा सकता है, और बेहतरीन तरीका तो यही कि उसको रोका जाए। और हमारे पेशावर और लाहौर में तो शौकत खानम हॉस्पिटल वर्किंग है। हमारा नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो कराची में जो है ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हम लोग तकरीबन 75% पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करते हैं हर साल। तो उसके लिए यही होता है कि हम लोगों के सपोर्टर्स हैं या डोनेशंस हैं, उसका काफ़ी रोल होता है कि हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट जो है वो अपने पेशेंट्स को, और इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोग यूज़ करें। और उन्हीं की मदद की वजह से हम लोग जो हैं अपने जो सर्टिफिकेशंस होती हैं या हमारी एक्रेडिटेशंस होती हैं उनको भी हासिल करते हैं, ताकि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो अपने पेशेंट्स को जो है ना वो प्रोवाइड कर सकें। और इस अच्छे कॉज के लिए हर एक बंदा जो है वो हमें हेल्प आउट कर सकता है, और अगर जो भी बंदा है वो हेल्प करना चाहता है या किसी भी डोनेशंस के सिलसिले में या कोई इक्विपमेंट या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं और वो हमें हेल्प आउट कर सकता है। ऑलराइट। शौकत खानम का नाम बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल से भी जोड़ा जाता है, और मतलब मेनली शौकत खानम प्रेफर भी इसलिए किया जाता है। तो आज के दौर में, लाइक पहले तो दौर में वो कहते थे ना कैंसर का इलाज ही नहीं है और वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई थी। अब टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत ज़्यादा 2024 चल रहा है, तो अब कैंसर का इलाज कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये बताइएगा।
देखिए क्या stages कैंसर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस का इलाज डिफरेंट तरीके से किया जाता है, और लोग जो है कैंसर का नाम सुन के बड़ा डर जाते हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका ट्रीटमेंट समझा जाता है, और इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। कुछ कैंसर इस तरह होते हैं जिसमें हम लोग सर्जरी के ज़रिए ऑपरेट करके ठीक है। इलाज करते हैं, कुछ में हम लोग रेडिएशन के ज़रिए से उस कैंसर को ख़त्म करते हैं, और फिर तीसरा एक शोबा जो होता है वो हमारा कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का होता है कि जिसके अंदर दवाइयों के ज़रिए जो है उस कैंसर को ख़त्म किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का इलाज किया जाता है। तो हमारे शौकत खाना में ये हर किस्म का इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और जो कीमोथेरेपी हैं या और जो मेडिकेशंस हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके ज़रिए जो है ना पेशेंट्स का इलाज करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेडिसिन जो यूज़ होती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ये इतनी हार्ड क्यों होती हैं कि आपके बाल भी उड़ जाते हैं, आपकी मतलब स्किन पे भी जितने बाल होते हैं, आपके सर पे भी जितने बाल होते हैं, इसमें क्या ऐसी मेडिसिन होती है जो ये सब कुछ रिमूव हो जाता है आपकी बॉडी में से? जो कीमो की मेडिकेशंस होती हैं बड़ी Yes. टॉक्सिक होती हैं, तो उनका काम ही यही होता है जो कैंसर सेल्स आपके जिस्म में हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको मारा जाए। तो वो इतनी होती हैं कि हाइपोटेंसी होती है उनकी। हाइपोटेंसी होती है कि उनके इफेक्ट्स बाकी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर भी पड़ते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे समझ लें। सही। जैसे आपने बताया कि उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, वज़न कम हो जाता है, मुंह में छाले पड़ना, स्किन चेंज होना, तो बड़े इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा जो है टॉक्सिक होती हैं कि उसके बाकी जिस्म पे भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला सबको अपना खैर आफियत से रखे और महफूज बिल्कुल, रखे आमीन। और हमें जो है ना चलता फिरता ही इस दुनिया से ले जाए तो यही ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे डॉक्टर अदनान अमीर से, और आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत डिटेल डिस्कशन हुई। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।